हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी जूनियर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्याणी जूनियर्स पर। और आज का ये जो सीरीज़ है, आज का ये जो सेशन है, सेशन में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर फर्स्ट की यदि बात की जाए तो चैप्टर फर्स्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। तो इन तीनों पार्ट्स को वर्ड बाय वर्ड हम लोग पहले डिफाइन करेंगे, डिसेफर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद बुक में जो कॉम्प्रहेंशन दिया हुआ है उस कॉम्प्रहेंशन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर को। पहले चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जब इस आप एनसीईआरटी की बुक को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है बिफोर यू रीड। हर चैप्टर के पहले ये बिफोर यू रीड का सेक्शन है और इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दिया होता है जो चैप्टर में बात होने वाली है उस बात के बारे में। अब देखिए, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर so significant that everyone knows and remembers them। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी कुछ डेट्स और कुछ पीरियड्स होती हैं हिस्ट्री में, और वो जो डेट्स और पीरियड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनको सभी लोगों को याद हो जाता है, जो सभी लोग रिमेंबर करते हैं, हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। अब जब भी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम अपने पास्ट को जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको हिस्ट्री में काफ़ी सारी डेट्स मिलती हैं और हम हिस्ट्री को सीक्वेंस में जमाते कैसे, उसे समझते कैसे, उन डेट्स को ही एक के बाद एक रख के हम समझते हैं कि अच्छा इतनी डेट को ये हुआ था, इसके बाद की डेट को ये हुआ था, इसके बाद की डेट को ये हुआ था। अब इसी सीक्वेंस में समझने का ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में कुछ डेट्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि वह हमेशा के लिए हमें याद रह जाती हैं। अब ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये भी हिस्ट्री की ऐसी एक सिग्निफिकेंट डेट से रिलेटेड है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। ऐसा ही एक इवेंट और ऐसी एक डेट को मेंशन करती है स्टोरी। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। तो 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में जो वॉर हुआ था, इस वॉर को ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमको डिफाइन करने वाली है, उसके बारे में कुछ बात करने वाली है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो वॉर हुआ था 1914 में, ये कौन सा वॉर था? ध्यान दीजिएगा कि ये जो वॉर था ये था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये एक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी है। अब मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि इस स्टोरी में हम किन किन कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं, ताकि बहुत अच्छे से आपको ये स्टोरी एक ही बार में समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो स्टोरी है इसको लिखा कौन है, इसके किसने है, कौन इसके ऑथर हैं। तो एक नाम आएगा जो कि है माइकल मोरपुर्गो। माइकल मोरपुर्गो राइटर हैं इस स्टोरी के, ऑथर हैं स्टोरी के, इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। और जहाँ कहीं भी आई शब्द आएगा, आई शब्द किसको डिफाइन कर रहा है? माइकल मोरपुर्गो को डिफाइन कर रहा है। अपने आप ही उन्होंने खुद को ही संबोधित करके इस स्टोरी को लिखा हुआ है। तो पहले कैरेक्टर तो होगा माइकल मोरपुर्गो, जहाँ पर कहीं पर भी आई शब्द है आप समझ जाइए माइकल मोरपुर्गो हैं। अब इन्होंने कहानी लिखी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, तो इसमें ऑब्वियसली दूसरे कैरेक्टर्स होंगे। तो जो पहला कैरेक्टर है वो पहला कैरेक्टर है जिम मैकफर्सन। ध्यान दीजिएगा, जिम मैकफर्सन पहले कैरेक्टर है जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर है। तो जिम मैकफर्सन एक ब्रिटिश सोल्जर है, आपको ये बात ध्यान रखना है। पहले कैरेक्टर ये हो गए। दूसरी कैरेक्टर इन्हीं की वाइफ हो जाएंगी, जिन्हें ऑथर ने कभी मिसेस जिम मैकफर्सन बोला है और कभी कभी उनको बोला गया है कोनी। तो मतलब कोनी नाम है जिम मैकफर्सन की वाइफ का। तो आपको दो कैरेक्टर्स मिले, जिम मैकफर्सन जो कि एक सोल्जर है, किसकी साइड से सोल्जर है? तो ये ब्रिटिश आर्मी की साइड से सोल्जर है जिम मैकफर्सन। और जिम मैकफर्सन की जो वाइफ है उनका नाम है कोनी। कहीं कहीं ऑथर ने उन्हें मिसेस जिम मैकफर्सन भी बोला है। जो दूसरे सेकंड कैरेक्टर है वो सेकंड कैरेक्टर हो जाते हैं हैंस वोल्फ। हैंस वोल्फ दूसरे कैरेक्टर हो जाते हैं और ये भी एक सोल्जर है। और ये किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? तो ये जर्मन आर्मी की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये आपके मेजर कैरेक्टर्स हैं आपकी ये जो कहानी है। इस कहानी में ध्यान दीजिएगा, माइकल मोरपुर्गो ने इस कहानी को लिखा है। माइकल मोरपुर्गो के बारे में यदि हम बात करें तो ये एक इंग्लिश प्ले राइट है, साथ ही राइटर हैं। और इनकी कहानियों में विशेष बात ये हो जाती है, जो इनकी कहानियों को अलग बनाती है, वो बात ये है कि ये नेचर को बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश
कोशिश करते हैं। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो बारीकियाँ इनके आसपास हो रही हैं, उनको भी अपनी स्टोरीज़ में लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग काफ़ी कुछ रिलेट कर पाते हैं। और बहुत ज़्यादा इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो नेचर को फील करते हुए लिखी गई हैं। तो ये जो स्टोरीज़ हैं ये काफ़ी आपके इमोशंस को भी फील करती हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टोरी है। तो इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग में जब लिखा हुआ है, स्टार्ट जैसे ही आप करते हैं तो लिखा हुआ है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। तो एक रोल टॉप डेस्क के बारे में लिखा हुआ है। आई मतलब माइकल मोरपुर्गो हो गए। स्पॉटेड इट जो शब्द लिखा हुआ है, स्पॉटेड इट का मतलब होता है सॉ इट या फिर फाउंड इट। तो इनफॉर्मल वे में सॉ इट देखा था को बोल दिया जाता है स्पॉटेड इट। तो माइकल मोरपुर्गो बोल रहे हैं कि मैंने उसे ब्रिडपोर्ट में देखा। किससे देखा ब्रिडपोर्ट में? अ रोल टॉप डेस्क को। ये ब्रिडपोर्ट कहाँ है? तो ब्रिडपोर्ट इंग्लैंड में डॉर्सेट नाम की एक प्लेस है। डॉर्सेट डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है ब्रिडपोर्ट। तो ब्रिडपोर्ट में रहते हैं हमारे माइकल मोरपुर्गो, और वहाँ पे एक जंक शॉप, जो अटाली की शॉप होती है, कबाड़ की जो शॉप होती है, वहाँ पे उन्हें ये रोल टॉप डेस्क मिलती है। आगे वो बता रहे हैं, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। मैन ने कहा, जो जंक शॉप का मालिक है, जो ओनर है, वो ये कह रहा है कि ये जो रोल टॉप डेस्क है ये कितनी पुरानी है? तो ये अर्ली 19th सेंचुरी की है, और साथ ही ओक से बनी हुई है। जो मामूली सी लकड़ी होती है उसको ओक बोला जाता है। अलग अलग लकड़ियाँ होती हैं, जैसे शीशम के भी आपको कुछ फर्नीचर नज़र आते हैं। तो ये जो है ये किसी महंगे एक्सपेंसिव वुड से नहीं बनी है, ये ओक वुड से, एक मामूली सी वुड से बनी है। I had wanted one, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। आगे जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं हमेशा से एक रोल टॉप डेस्क चाहता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी, महंगी होती थी, इसलिए मैं कभी उन्हें खरीद नहीं पाता था। रोल टॉप डेस्क आप देख सकते हैं कि इसका जो टॉप है ये ऐसा रोल होता है, आप जब इसे हटाएं तो ये टॉप भी हट जाता है। तो यहाँ पर भी आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं अंदर, और ये ड्रॉर्स आपके इस तरीके से होते हैं। ऐसी होती है एक रोल टॉप डेस्क। और माइकल मोरपुर्गो का हमेशा से ये ड्रीम था कि उनके पास एक बहुत सुंदर सी रोल टॉप डेस्क हो, लेकिन वो कभी उसको खरीद नहीं पाए, अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अब माइकल मोरपुर्गो इसको डिफाइन करते हुए, इस रोल टॉप डेस्क को डिफाइन करते हुए आगे कहते हैं, दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लैक क्लमसीली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। अब जब वो इसकी कंडीशन बता रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये वाली जो टेबल उन्हें मिली है ये एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बैड कंडीशन में है। मतलब इसका जो रोल टॉप है ये बहुत सारे पीसेस में है, टूटा फूटा सा है। 1 लाख क्लमसीली मेंडेड, एक जो लेग है वो लेग भी टूटा हुआ था, तो उसको बहुत क्लमसीली तरीके से, बुरे तरीके से जोड़ा गया है। स्कॉच मार्क्स ऑल वन साइड, और एक साइड यदि देखा जाए तो आपको स्कॉच मार्क्स नज़र आ रहे हैं। ये स्कॉच मार्क्स का मतलब क्या होता है? बर्न मार्क्स, मतलब जले हुए के निशान को आप स्कॉच मार्क्स बोलते हैं। यहाँ से ये समझ में आया कि ये जो रोल टॉप डेस्क है किसी ऐसी जगह से आई है जहाँ पर आग लगी हुई थी, मतलब ये बर्न से, फायर से इसे बहुत नुकसान पहुँचा हुआ है। तो बहुत ही बैड कंडीशन में दिख रही है। अब क्या मोरपुर्गो इसको खरीदेंगे? इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। इट वॉज गोइंग फॉर का मतलब होता है वॉज सेलिंग फॉर, मतलब ये बहुत ही कम कीमत पर मोरपुर्गो को मिल रही है। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। अब इतनी कम कीमत पर मिल रही है कि कहीं ना कहीं मोरपुर्गो के दिमाग में आता है कि मैं इसको हो सकता है रिस्टोर कर लूँ। रिस्टोर का मतलब यहाँ पर है रिपेयर करना। आगे लिखा हुआ है, इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। आगे मोरपुर्गो बोल रहे हैं कि इसको रीस्टोर करने का दिमाग में लेना और इसको खरीदना ये एक रिस्क है, ये एक चैलेंज भी है, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोरपुर्गो को काफ़ी समय से ऐसी रोल टॉप डेस्क चाहिए थी, तो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। आगे वो बोल रहे हैं, आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। अब मोरपुर्गो अपने घर के बारे में बता रहे हैं कि उनके घर में गैराज है, गैराज के पीछे एक वर्क रूम उन्होंने बनाया है। तो वो क्या करते हैं कि ओनर को, जंक शॉप के ओनर को पेमेंट कर देते हैं रोल टॉप डेस्क का, और उसको रोल टॉप डेस्क को अपने साथ ले आते हैं और उस वर्क रूम में रख देते हैं। उस पर वो रिपेयर करना, उसको रीस्टोर करना कब शुरू करते हैं? तो आगे मोरपुर्गो बोल रहे हैं, आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो मोरपुर्गो क्रिसमस ईव के दिन उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बात समझिए, क्रिसमस ईव का मतलब क्या होता है?
क्रिसमस ईव का मतलब है क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, है ना। तो 25 दिसंबर को आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्योंकि बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट का इसी दिन जन्म हुआ था। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और यदि आप क्रिश्चियन कल्चर को देखें या फिर इंग्लिश कल्चर को देखें तो वो दिन की शुरुआत मानते हैं रात को 12 बजे। मतलब 25 दिसंबर रात को 12 बजे से सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। तो उसकी तैयारियां कब की जाती हैं? 24 दिसंबर की शाम से उसके सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। 24 दिसंबर की शाम को जब रात को फिर 12 बजते हैं तो तब से सेलिब्रेशन आपका क्रिसमस का स्टार्ट होता है। तो ये जो 24 दिसंबर है इसी को बोला जाता है, इसी की शाम को क्रिसमस ईव बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों के लिए। तो क्रिसमस ईव को माइकल मॉर्पोर्गो क्या कर रहे हैं? इस टेबल को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर के पीछे स्थित वर्करूम में। आगे उन्होंने बोला कि आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। अभी क्या करते हैं उसको रीस्टोर करने के समय? ये पहले जो रोल टॉप है उसको पूरी तरीके से हटा देते हैं और धीरे धीरे करके जो ड्रॉर्स है उनको निकालने की कोशिश करते हैं कि कलर वगैरह कहीं करना है तो मैं उसे सही कर दूँ, इसको रिपेयर कर दूँ। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब वो आगे बोल रहे हैं कि विनीर पूरी तरफ से, पूरी जो टेबल है उस टेबल पे से मुझे विनीर ऊपर उठा हुआ नज़र आ रहा है। विनीर का मतलब क्या है? तो विनीर का मतलब है अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। तो किसी भी चीप वुड से बने हुए फर्नीचर के ऊपर जो थिन लेयर लगाया जाता है, आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी है, इसके ऊपर जो थिन लेयर लगाया जाता है ये प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर डेकोरेटिव वुड का भी हो सकता है। इस लेयर को ही बोला जाता है विनीर। तो इन्होंने देखा ऑथर ने कि जो विनीर है वो सब तरफ से उठा हुआ सा नजर आ रहा है। आगे वो बोल रहा है इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इसको वाटर से डैमेज हुआ है। आगे वो बोल रहा है बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डिस्क। तो बोल रहे हैं कि वाटर और फायर दोनों ने ही बहुत बुरी तरीके से ये जो डिस्क है इसको डिस्ट्रॉय किया, इसको डैमेज किया। यहाँ पर एक वर्ड आया, एक फ्रेज आया, टेकन देयर टोल ऑन। तो टेकन देयर टोल ऑन का मतलब होता है टू डैमेज, तो डैमेज करना। तो यहाँ पर मॉर्पोर्गो को पता चला कि फायर और वाटर दोनों से ही ये जो है इसको रोल टॉप डिस्क को बहुत डैमेज हुआ है। आगे वो बोल रहे हैं जब वो ड्रॉर्स को निकाल रहे थे तो निकालते समय ऐसा हुआ कि द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जो आखिरी का ड्रॉर है वो स्टक फास्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में आखिरी के ड्रॉर को निकालते हुए। स्टक फास्ट का मतलब है शट टाइट। तो बाकी के जितने ड्रॉर्स हैं तो आसानी से बाहर आ जाते हैं, ये जो आखिरी का ड्रॉर है वो आसानी से निकल नहीं रहा है, वो शट आउट हो गया है टाइटली, स्टक फास्ट हो गया है। आगे बोल रहे हैं ऑथर आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये आराम से जेंटली बाहर आ जाए। ईज इट आउट जेंटली मतलब आराम से बाहर आ जाए। आखिरी में उनके ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और जो ऑथर है उन्हें क्या करना पड़ता है? ब्रूट फोर्स लगाना पड़ता है। इसीलिए बोल रहे हैं इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मतलब मैंने जोर से उसे खींचने की कोशिश की। कोई भी चीज़ आप घर में भी देखते हैं कि आप पहले आसानी से अगर वो चीज़ बाहर नहीं आ रही तो आप क्या करते हैं? उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ब्रूट फोर्स लगाते समय ऑथर क्या कर रहे हैं? ऑथर ये कर रहे हैं कि आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। तो मुट्ठी के साइड से उन्होंने क्या किया? उसको स्ट्रक करना, उसको ठोकना स्टार्ट कर दिया। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। और वो जो ड्रॉर है वो ड्रॉर तेज़ी से बाहर आ जाता है और ऑथर जब उसके अंदर देखते हैं तो उनको उसके अंदर एक शैलो स्पेस नज़र आती है। शैलो मतलब खाली या फिर गहरी स्पेस नज़र आती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं गहरी स्पेस उनको नज़र आ रही है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं अ सीक्रेट ड्रॉर। और वो जो गहरी स्पेस है वो गहरी स्पेस क्या है? वो एक सीक्रेट ड्रॉर है, मतलब ड्रॉर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉर उनको नजर आ रहा है। आगे ऑथर बोल रहे हैं जब उन्होंने उस सीक्रेट ड्रॉर में देखा था वो बोल रहे हैं देयर वाज समथिंग इन देयर। उस सीक्रेट ड्रॉर में कुछ तो था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। जब उन्होंने उसके अंदर हाथ डाला उस शैलो स्पेस के अंदर, उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर, तो उनके हाथ में एक स्मॉल सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स आता है। ये आप देख सकते हैं ये स्मॉल सा ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स उनको मिलता है उस अंडरनीथ वाले
जो आपकी सीक्रेट ड्रॉअर थी उसमें से। अब जब इन्होंने ब्लैक बॉक्स को निकाला तो उसके ऊपर क्या है, सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। तो उसके ऊपर लाइंड नोट पेपर है, उसको सेलो टेप से चिपकाया हुआ है। किसके ऊपर, उस टिन बॉक्स के ऊपर चिपकाया हुआ है। और वो जो सेलो टेप से चिपकाया हुआ उस पर क्या लिखा है, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकी हैंड राइटिंग में मतलब किसी के हाथ कांपते हुए किसी ने लिखा है उस नोट के ऊपर, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर है ये, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जैसे कब रिसीव किया गया, जनवरी 25, 1915 को रिसीव किया गया। आगे उस नोट पर लिखा हुआ है टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। तो मेरे साथ इसको दफना दिया जाए जब सही समय आए। तो ये जो नोट है, ये नोट लिखा हुआ है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या निकलने वाला है, जिम का आखिरी लेटर निकलने वाला है, जो कब रिसीव हुआ है, 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ है। जिम कौन है, मैंने बताया था, जिम मैकफर्सन सोल्जर हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ये वो सोल्जर है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। जब ऐसा नोट पढ़ा ऑथर ने, तो जनरली ऐसा होता है कि किसी और का लेटर एक एथिक्स हमें सिखाता है, मोरल वैल्यूज सिखाती है कि किसी और का लेटर आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन अब आगे ऑथर बोल रहे हैं, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। जैसे ही उन्होंने बॉक्स को खोला तो इनके मन में एक आवाज़ आ रही थी, वो जानते हैं, आई न्यू एज आई डिड इट, मतलब वो जानते थे कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स। आगे ये बोल रहे हैं कि क्यूरियोसिटी मेरे स्क्रूपल्स पर हावी हो गई। स्क्रूपल्स का मतलब क्या होता है, स्क्रूपल्स का मतलब होता है फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। जब भी आप कुछ गलत करने वाले हैं, आप कुछ झूठ बोलना चाहते हैं, आप कुछ बंक मारना चाहते हैं क्लास, तो अंदर से एक फीलिंग आती है, एक आवाज़ आती है कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो वो जो आवाज़ है, जो फीलिंग है, उसको स्क्रूपल्स बोलते हैं। अब इनकी ये जो स्क्रूपल्स हैं, इस पर क्यूरियोसिटी, इनकी जो जिज्ञासा है, जो उत्सुकता है, वो हावी हो गई। इट यूजुअली डज, और जनरली ऐसा होता है, ये भी ये बोल रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, आप समझ ही सकते हैं कि इन्होंने ऑब्वियसली उस बॉक्स को ओपन कर लिया। जब ये ओपन करते हैं तो इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। जब ये उसको ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर एक एनवेलप रखा हुआ है। द एड्रेस रीड, उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा है, उस एड्रेस में लिखा है मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मिसेस जिम मैकफर्सन, एड्रेस लिखा हुआ है उनका 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। अब ऑथर क्या कर रहे हैं, उन्होंने लेटर को बाहर निकाला और उसे अनफोल्ड किया, उसे खोला। आगे बोल रहे हैं, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914। तो वो जो लेटर है वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर डेट क्या लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914। तभी आपने देखा कि ये रिसीव कब होता है, 25 जनवरी 1915 को रिसीव होता है, और इसको लिखा गया था जिम के द्वारा दिसंबर 26, 1915 को। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। पार्ट फर्स्ट में आपको ये समझ में आया कि माइकल मोरपुर को एक रोल टॉप डेस्क को लेकर आए हैं, और उस रोल टॉप डेस्क में उन्हें एक लेटर मिला है जो एक सोल्जर का है जिनका नाम है जिम मैकफर्सन। तो यहीं पर पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ। पार्ट सेकंड में इसके बाद की स्टोरी को हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट के से रिलेटेड जो दिए हुए हैं बुक में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। ऑथर को जंक शॉप पर क्या मिला था, आपको ये बताना है। तो ऑथर को जंक शॉप पे रोल टॉप डेस्क मिली थी। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप। इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड बट इट वॉज इन ए वेरी बैड कंडीशन। तो आप उसको आगे डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये जो रोल टॉप डेस्क है ये ओक वुड से बनी हुई थी और इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी कंडीशन में ये रोल टॉप डेस्क थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। आपसे ऑथर बोल रहा है कि आपको क्या लगता है कि सीक्रेट ड्रॉअर में क्या था, आपको क्या लगता है कि किसने उसे सीक्रेट ड्रॉअर में रखा होगा। तो बोला जा रहा है, इसका आंसर इस तरीके से आप देख सकते हैं, इन द सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स। उसे क्या मिला था, एक ब्लैक कलर का स्मॉल टिन बॉक्स मिला था, उसके अंदर उन्हें एक लेटर मिला। आई थिंक द ओनर ऑफ द रोल
टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट देयर, तो वहाँ पर किसने रखा होगा? जो भी रोल टॉप डेस्क का ओनर होगा ऑब्वियसली उसने ही उस सीक्रेट ड्रॉअर में उस लेटर को, उस टिन बॉक्स को रखा होगा। तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट सेकेंड, और पार्ट सेकेंड की स्टोरी को हम लोग देखेंगे कि इसके बाद में क्या कहती है हमारी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।